नमस्कार साथियों, मैं विशाल वाजपेयी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो भैया यहां पर एग्जाम होने वाला है, चाहे वो ग्रुप सी, चाहे ग्रुप डी का हो, स्टेनो का हो, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है ना। ना सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, लेकिन अगर आपका जो आने वाले दिनों पर एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम बचा हुआ है, मतलब अभी जो लास्ट दिनों में एसएससी एमटीएस चल रहा है, तो भैया उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास में हम कुछ वोकैब भी करेंगे, जो हमारे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जो थीम बेस्ड होते हैं, है ना। और हम इसमें ग्रामर भी करने वाले हैं, मतलब ग्रामर के रूल्स भी हम यहां पर सीखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट में रहने वाले हैं, आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको वहां पर उसको एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दूंगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि क्या आप लोगों ने यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी क्लासेस हमारी यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 में ही चल रही है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन ही आप एक्सेस कर सकते हो हमारे जितने भी पेड बैचेस हैं, जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें आप कहां पर एक्सेस कर सकते हो? अड्डा 24/7 में, है ना, इसके एप्लीकेशन में। तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात भैया। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर डैश सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्ब्स। चलो भाई जल्दी से एक बार क्वेश्चन को बता दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए जल्दी से भाई यहां पर आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। वेरी गुड भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। चलिए भाई, तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्ब्स। ऑप्शंस आपके दिए हैं वॉज, हैज, इज और वर। जल्दी से भाई यहां पर बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए सभी बच्चे, जितने बच्चे यहां पर लाइव देख रहे हैं वो सारे बच्चों को बुला के लाए। पहली बात तो ये कि जितने बच्चे यहां पर नहीं आ पा रहे हैं उनको बुला करके लेकर के आइए, है ना भाई। चलिए कह रहा है 2 miles बियॉन्ड, कह रहा है 2 मील बियॉन्ड दैट पास्चर, जो पास्चर बना हुआ है ना, उस पास्चर के उस तरफ, है ना, 2 मील बियॉन्ड दैट पास्चर डैश सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्ब्स। कह रहा है देखे गए हैं, तो मतलब कुछ लोगों ने देखे गए, मतलब कुछ ने देखा होगा। अगर यहां पर कुछ लोगों ने देखा है, वो अपने आप तो दिख नहीं जाएंगे, तो कह रहा है 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, है ना, सीन। अब देखो यहां पर ये सीन जो है, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर पैसिव बन सकता है, बन सकता है। यहां पर मेन वर्ब V1 या V2 नहीं दी गई है, तो यहां पर पैसिव बन सकता है, मतलब देखे गए, उनको देखा गया है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं, पैसिव भी लिख सकते हैं। क्या यहां पर पैसिव? अच्छा, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, मतलब सैकड़ों कैटल को देखा गया है, किसी ने देखा होगा, समवन, किसी ने देखा होगा। तो अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें तो आपको लग रहा होगा कि पैसिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक चीज देखो कि अगर यहां पर उसको अंडरस्टूड कर लिया गया कि समवन हैज सीन, तो मतलब किसी ने देखा होगा, देखे गए होंगे, किसी के द्वारा ही तो देखे गए होंगे, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम पैसिव बना सकते हैं। तो भैया बना दो। अगर आप पैसिव बनाओगे, अगर आप यहां पर पैसिव बनाओगे तो फिर आप यहां पर हैज और इज लगा सकते हो। हैज तो नहीं आएगा, हैज बीन आना चाहिए, तो हैज तो आएगा नहीं। अब देखो, जब यहां पर देखा गया हंड्रेड्स ऑफ कैटल, मतलब वो प्लूरल है, यहां पर क्या है भाई, वो प्लूरल होगा, है प्लूरल, है कि नहीं। तो यहां पर मतलब देयर के सेंस पे, मतलब जो देयर का हिडन सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा, देयर की, वहां पर देयर वर सीन, तो देयर यहां पर क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, देयर वर सीन, तो वर
इसीलिए देखो यहां पर वर अलग है, बाकी सारी यहां पर सिंगुलर है। आपको इंडिकेशन भी दे रहा है कि देखो भैया आंसर आपका वर होगा, तो वर सीन यहां पर करेक्ट आंसर बन के आएगा। क्या बनेगा? वर सीन। 2 miles beyond, 2 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle। तो देयर के सेंस पे आएगा, यहां पर ऐसा होता नहीं है जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्वेश्चन वगैरह ऐसे मिलते हैं जैसे कि आउटसाइड माई होटल, आउटसाइड माई होटल, या फिर इन फ्रंट ऑफ माई होटल, टू डैश करके लिख दिया गया 2 bars। तो वहां पर क्या होता है कि वो देयर जो है आपका सब्जेक्ट वो हिडन है, तो देखेंगे आउटसाइड माई होटल आर 2 bars। तो देयर वहां पर क्या रहता है, वहां पर आपका हिडन रहता है, अंडरस्टूड रहता है। तो 2 bars है, प्लूरल है, क्योंकि वो इंडिकेट किसको कर रहा है, इस सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये प्लूरल है, ये अपने आप में प्लूरल हो गया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल बनेगा, तो यहां पर वर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए जल्दी से। लिखा है द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइव्स। कह रहा है टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, मतलब यहां पर टीचर्स हो गया प्लूरल, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और आपकी जो वर्ब लगी है यहां पर फेस, यहां पर वो भी प्लूरल वर्ब हो गई। क्या हो गई? यहां पर वो आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम। कह रहा है भैया सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन देयर डे टू डे। जब कोई भी नाउन आपका रिपीट होता है डे आफ्टर डे टू डे, डोर टू डोर, है ना, पेज आफ्टर पेज, तो हमेशा वो सिंगुलर रिपीटिशन में होता है, डे टू डे। लाइव्स एज डैश एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप एक बार बताइए कि इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाने वाले हो। चलो बहुत बढ़िया भाई, देखो जितने बच्चे यहां पर क्लास को देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करना पड़ेगा भाई, कमेंट तो करना पड़ेगा, है ना, कमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए यहां पर। हां, अब देखो जब आपने यहां पर देख लिया कि यहां पर आपका प्लूरल मतलब V1 था, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पूरी तरीके से किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहां पर भी जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों चाहिए, तो यहां पर हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर का तो हम यूज करेंगे नहीं, तो उसको भी हटा देंगे, तो यहां पर डू या डज आएगा। अब देखो यहां पर बात हो रही है ऑर्डिनरी मैन की, ऑर्डिनरी मैन आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए इन्वर्जन के जगह पर क्या आएगा, डज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डज, एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। यहां पर इन्वर्जन का यूज हुआ है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में इन्वर्जन का यूज हुआ है, ठीक। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन वो चीज है जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाए, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो, चाहे वो एडवर्ब यूज होने पर हो, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज हो, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डज। डज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द, बेटा आज सारे के सारे गायब है ना, कितने बच्चों को तो यही नहीं पता है कि क्लास है, क्योंकि अचानक से ये क्लास लगी है कल, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लास है, तो जितने बच्चे एनटीपीसी वगैरह में होंगे वो देख रहे होंगे, उधर क्लास पढ़ रहे होंगे, है ना, धीरे धीरे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। 2 घंटे की क्लास है आज, ये कितने घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, बढ़िया बेहतरीन क्लास होने वाली है यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करो। चलो भाई जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर लीजिए आप सभी बच्चे। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका भैया क्या बोल रहे हैं? इफ आई डैश यू आई वुड नॉट स्टैंड। क्या लिखा है? इफ आई डैश यू आई वुड नॉट। वुड यहां पर इंडिकेशन दे रहा है किसका? वुड यहां पर इंडिकेशन दे रहा है टाइप 2 का, टाइप 2 कंडीशनल का। चलो बात कर लेते हैं कंडीशनल की। कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी ना किसी कंडीशन की बात करी जाती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी ना किसी कंडीशन की बात करी जाती है। ज्यादातर केसेस में आप देखते हो कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम बात करते हैं इफ की, इफ क्लॉज की। आपने यहां पर देखा क्या होगा कि कंडीशनल में इफ क्लॉज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। व्हेन भी आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, ये सारे आते हैं। तो यहां पर आपको मुख्य तरीके से 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो फ्यूचर को अवॉइड करने वाला आपका रूल होता है कि दोनों क्लॉज, मतलब एक कंडीशनल क्लॉज होगा जिसको हम लोग इफ क्लॉज कह सकते हैं, जब व्हेन लग जाएगा तो व्हेन क्लॉज, अनटिल क्लॉज, अनलेस क्लॉज। तो ये मतलब इफ क्लॉज का मतलब कंडीशनल क्लॉज। जो कंडीशनल क्लॉज होगा बेटा वो कभी भी आपका टाइप 1 में क्या होता है कि वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो फ्यूचर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं रिवीजन करा रहा हूं, आपको इतना तो आता होगा। वो कहां पर बनेगा? फ्यूचर में ना बन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनेगा टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में मेन क्लॉज में आपका वुड लगता है और जो कंडीशनल क्लॉज होता है वहां पर वर आएगा या फिर V2 आएगा। V2 का कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनता है। मतलब इफ क्लॉज में या तो आप वर लगाओगे या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हो। यह आपका टाइप 2 होता है। टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 टोटली पास्ट में होता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेन क्लॉज में वुड हैव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मेन क्लॉज में वुड हैव देखने को मिलेगा। तो इफ क्लॉज में वहां पर क्या लगेगा? हैड प्लस V3। कहने का मतलब जब आपको इधर वुड हैव दिख जाएगा तो आपको इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट बनाना होता है। क्या यह बात समझ में आ गई आपको? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या यह बात समझ में आ गई आपको? आ गई ना समझ में? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने तो भाई ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर वर आना चाहिए। ये क्यों होता है? ये किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताता है। जब हम वर लगाते हैं तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताता है। हाइपोथेटिकल मतलब किसी इमेजिनेशन को, जो सच नहीं है, जो रियल नहीं है, उस चीज को बताएगा। तो यहां पर क्या लगेगा? इफ आई वर यू लगेगा। क्या लगेगा? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन। क्लियर? जल्दी से बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे भी यहां पर क्लास को देख रहे हैं इसको फटाफट से भैया शेयर कर दो और यहां पर लाइक कर दो। जो बच्चे नहीं है वो यहां पर फटाफट से आ जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल आराम से धीरे से पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन को करते चलेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। क्वेश्चन क्लास का मतलब ही होना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूज डैश बाय हिम, द न्यूज डैश बाय हिम। न्यूज भाई क्या कह रहा है? कह रहा है न्यूज है उसके द्वारा। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं? ब्रॉट। ठीक है भाई, आर ब्रॉट, वॉज ब्रॉट, हैव ब्रॉट, हैज ब्रॉट। चलो एक बार आप लगाओ इस क्वेश्चन को, तो आपको लगाना चाहिए भाई। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो बेटा, जल्दी से ट्राई करो। चलो अब यहां पर देखना, यहां पर आपका लिखा हुआ है बाई। बाई इंडिकेट करता है किसको? पैसिव वॉइस को। किसको? ये आपका पैसिव वॉइस को इंडिकेट करने वाला आपका एक प्रीपोजिशन है, बाई, बाय हिम। तो यहां पर जब आपका बाय लगा, इसका मतलब पैसिव का एक सीधा सीधा इंडिकेशन होता है
कि वो B प्लस V3 फॉर्म पे आएगा। पैसिव का अगर कोई स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो स्ट्रक्चर होता है कि वर्ब में बी फॉर्म होगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। पैसिव का स्ट्रक्चर ही यही होता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर यूज कर दिया जाए तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कोई बी फॉर्म नहीं है, यहां पर भी कोई बी फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब न्यूज उसके द्वारा ब्रॉड करी जा रही है, आर या वॉज। अब बात आती है न्यूज पे, तो न्यूज अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है भैया? ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो किस प्रकार की होगी? वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब में होगी। किस में होगी भैया? वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब में होगी। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आर तो प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या बचा? ऑप्शन आपका बच गया वॉज ब्रॉड। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज वॉज ब्रॉड बाय हिम। हर क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि आखिर उसमें यह बी ऑप्शन क्यों सही हुआ है। और अगर आपने हर क्वेश्चन को समझना शुरू कर दिया, ठीक है, हर एक प्रश्न को समझना शुरू कर दिया मेरे बेटे, तो ही आप अच्छा कर पाओगे। ठीक, समझ में आ गया बच्चे? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन, 5वां नंबर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है वन ऑफ, जब भी वन ऑफ आएगा इसके बाद द तब आता है जब सुपरलेटिव यूज हो सकता है, नहीं यूज होगा तो भी कई बार आपका एडजेक्टिव यूज होने पर आएगा। वन ऑफ द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। देखो आया ना भाई? बिल्कुल आया। वन ऑफ द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये वन ऑफ का होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा सिंगुलर होता है। वन ऑफ कभी भी आएगा वो स्ट्रक्चर सिंगुलर होगा। आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी भैया? हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ये बात याद रख लेना। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग, when वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो बच्चे क्या करेंगे? इस प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से यहां पर लगा देंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका। इसकी वजह से आपको यहां पर वर्ब नहीं लगाना है, इसकी वजह से आपको वर्ब नहीं लगाना है। वर्ब आपकी वन ऑफ के स्ट्रक्चर की वजह से लगेगी, तो वर्ब आपकी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब यहां पर वर्ब अगर सिंगुलर दिख जाए तो ही समझना कि सही है। तो यहां पर ये वर आपका प्लूरल है, डू आपका प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है, बचा क्या भैया? इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर इज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। जितने बच्चे यहां पर आंसर बिल्कुल सही करके दिखा रहे हैं वो बच्चे बहुत लाजवाब, शानदार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। चलो ट्राई करो भाई, पूरा मौका दे रहे हैं। लिखा है इट इज न्यूज़पेपर्स दैट। दैट आने का मतलब हिंट दे देता हूं, ये पूरा क्वेश्चन आपका रिलेटिव प्रोनाउन से डिपेंड करेगा। ये आपका एक प्रकार का क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चे? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स तो याद होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो याद होगा। जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। चलिए, तो यहां पर अगर आपको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है तो इसका रूल अप्लाई कर दो यहां पर, एंड दैट्स इट। सभी बच्चों को बता दिया जाए कि भैया विशाल सर लाइव आ चुके हैं और फटाफट से भैया क्लास में आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है भैया, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है इट इज न्यूज़पेपर्स। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि न्यूज अगर अपने आप में सिंगुलर है तो क्या न्यूज़पेपर भी सिंगुलर होगा? वेरी बैड, ये अपने आप में प्लूरल है।
न्यूज़पेपर यहां पर क्या है, ये अपने आप में प्लूरल है। कैसे? क्योंकि एस लगा हुआ है, तो ये न्यूज़पेपर्स हो गया। न्यूज़पेपर सिंगुलर और उसका प्लूरल न्यूज़पेपर्स। देखो ये एस लगा है ना, इस एस की वजह से ये प्लूरल बन गया। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करेगा उसके आने से पहले जो आपका वर्ड, उसके पहले आने वाला जो वर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन चाहे आपका दैट हो, चाहे आपका हु हो, चाहे आपका विच हो, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आपके होंगे, ये जिन नाउन या जिन प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं या इनके पहले आने वाला जो शब्द होता है, वही डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगी। तो इसका मतलब कि वर्ब आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, और वो डिपेंड करेगा एंटीसीडेंट पे। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर आपका एंटीसीडेंट जो ये है, ये आपका प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। सो सिंपल। तो यहां पर आपने देखा कि जब आपका न्यूज़पेपर जो एंटीसीडेंट की तरीके यहां पर काम कर रहा है, यही न्यूज़पेपर यहां पर एंटीसीडेंट के तरीके काम कर रहा है, ये आपका प्लूरल है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी ना। ये वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो यहां पर आपका देखो, सिंगुलर वर्ब को हटा दो, ये आपका सिंगुलर वर्ब, ये भी आपका सिंगुलर। बचा हुआ जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इट इज न्यूज़पेपर्स दैट गिव। तो आपकी प्लूरल वर्ब यहां पर क्या हो गई? गिव हो गई। तो गिव यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर देखो, एक एक क्वेश्चन की जो बाल के खाल निकालना, इसे कहते हैं, ठीक है भैया, इसे कहते हैं डिटेल में स्टडी करना। मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं? बताओ। अरे ना आया हो तो बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं लेकर के आया हूं ताकि आपके सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर बढ़िया तरीके से भाई रिवाइज करा सकूं। लिखा हुआ है ईदर और। अब भैया इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं कुछ, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार ट्राई करिए। बहुत ही शानदार। सारे बच्चों को यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है, आपको लाइक भी करना है, लाइक बटन भी आपको दबाना है, और इसे शेयर भी करना है। ठीक है, ये 3 काम आप करते रहा करो, है ना भाई। अब देखो यहां पर रूल क्या होता है। यहां पर आपको 3 तरीके के बच्चे मिलेंगे। कौन कौन से बच्चे हैं भैया? एक आपका मिलेगा ईदर, और उस बच्चे का भाई और। एक बच्चा है क्या? नीदर, और उस बच्चे की बहन कौन है? नॉर। इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीनों जो आपके यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बट ऑल्सो, इसमें इस केस में जो आपकी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो वर्ब आएगी, इस केस में जब आपके 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं S1 और S2, जब इन फ्रेजेस से जुड़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर ये जो आने वाली वर्ब होगी सेंटेंस में, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती है। किसे फॉलो करेगी? हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और 99% केसेस में आपका S2 ही
नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। सिर्फ 1% का केस होता है जब आपका यहां पर, जब आपका सेवेंथ मतलब जब आपका नीदर नॉर ईदर और या इनमें बी फॉर्म पे इंट्रोगेटिव बनता है, तो वो 1% की सिर्फ कंडीशन होती है कि वहां पर S1 आता है। तो जब आपको पता चल गया कि यहां पर S2 ही नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो शी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहां पर सारा किया धरा किसका है? शी का। तो शी की वजह से यहां पर सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर हैव डन नहीं आएगा। वुड हैव डन का कोई मतलब नहीं है, पास्ट का डू भी नहीं आएगा। तो यहां पर आपका आएगा क्या? करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? हैज डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? हैज डन हो जाएगा। ठीक है सर, इंग्लिश से लव और प्रीत हो गया। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बेटा कृष्णा, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। चलो चलो, समझ में आ गया भाई। एक बार भाई शेयर कर दो इसे, मजा तभी आएगा जब क्लास को शेयर किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। चलो भाई, क्लियर, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, पूरा का पूरा रूल आपका रिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप लगा लो, एक बार क्वेश्चन लगा लो। क्या लिखा है? मेनी अ गर्ल डैश द मूवी, हैज सीन, हैव सीन, आर गोइंग टू सी। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब बताता हूं। आपने मैनी के बाद हमेशा प्लूरल देखा होगा। मैनी के 2 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? मैनी के आपके बेटा 2 केस होते हैं। नॉर्मल जब आपने देखा होगा तब मैनी के बाद किसी ना किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखा होगा। क्या देखा होगा? मैनी के बाद आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखा होगा। जब आप मैनी को यूज करते हैं तो वहां पर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखा, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। ये एक आपका एक पहला केस हो जाता है जिसमें आपकी वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आने के साथ। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि मैनी आपका मतलब मैनी के बाद आपका आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल ए ऑब्लिक एन लग जाए, मैनी आ, या फिर एन लग जाए, और फिर अगर वहां पर कोई काउंटेबल नाउन आए, क्योंकि मैनी आपका नंबर को शो करता है, तो नंबर का मतलब काउंटेबल नाउन, तो उस केस में आपका यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा? उस केस में आपका यहां पर मैनी आ या एन के बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और उस केस में इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो मतलब एक केस आपका ये हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? एक केस आपका ये हो गया और एक केस आपका ऊपर हो गया। मैनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल काउंटेबल के नाउन के बाद प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो इसका मतलब उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा, क्योंकि मैनी हमेशा प्लूरल को शो करता है, तो यहां पर उसके लिए हमें सिंगुलर को सिंगुलर दिखाना पड़ेगा, ए ऑब्लिक एन, और तब सिंगुलर वर्ब बनेगी। ठीक है भैया? चलो अब यहां पर देखो, मैनी अ गर्ल आपने देखा जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए भी आ रहा है, तो यहां पर आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी, तो ये प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा हैज सीन। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? ठीक, आ गया समझ में? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया?
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से भैया बताइए कि यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको, चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है डैश ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। कभी भी आपका वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स आ जाए, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स आ जाए, मतलब वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स तो होगा नहीं, क्योंकि आपका जब दो संख्या होता है टू तो ईदर ही लगता है। मतलब कभी ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ऐसे आ जाए। कहने का मतलब ये, जब आपके ऑफ लगा करके कर दिए जाते हैं तो जनरली जब वो ऑफ वाले होते हैं ना तो वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो अपने आप में सिंगुलर हो जाते हैं। तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ, आएगी या नहीं आएगी? तो जल्दी से एक बार आंसर देख लो क्या हो जाएगा। ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, और देखो यहां पर देखो बीन सेलेक्टेड भी लिखा है, तो बीन सेलेक्टेड का मतलब ये पैसिव भी है। कहने का मतलब देखो, क्लूज अगर आप ढूंढोगे तो आपको क्लूज बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन के लिए। ये आपका बीन सेलेक्टेड इस बात को शो कर रहा है कि ये पैसिव है। ये क्या है? पैसिव है। तो जब ये पैसिव होगा तो यहां पर पैसिव वाली वर्ब लगाओगे आप, पैसिव वाली वर्ब लगाओगे ना, तो यहां पर आप हैज बीन तो कर सकते हो, वर बीन तो आएगा नहीं, तो वर तो होगा नहीं, वॉज बीन आएगा नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि हैज वाला सही है या हैव वाला सही। तो ईदर ऑफ द टू हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? हैव भी रॉन्ग हो जाएगा। उस केस में आपका क्वेश्चन क्या सही होकर के निकल के आएगा? हैज। उस केस में आपका यहां पर हैज जो है वो बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर क्या हो गया? हैज। हैज ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड। क्लियर? चलो आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या लिखा है? द पुलिस डैश ऑन ड्यूटी। देखते हैं भाई ये क्वेश्चन कौन बताता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो आप, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप गलत कर देते हो जल्दबाजी में। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। चलिए, द पुलिस ऑन ड्यूटी, द पुलिस ऑन ड्यूटी इज हैव आर वॉज। जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश कमजोर है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, टेंशन मत करो। रेगुलर आपको जुड़ना है ना। देखो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग 8:45 सुबह, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास होती है। इसके बाद एमटीएस की क्लास जब तक चल रही है तो मेरी वो 2 से 3 क्लास होती है दोपहर में। इसके बाद जीडी की क्लास मेरी 3 से 4 होती है। ठीक है, तो इस समय मैं आपको मिलूंगा। ये सारे वो टाइम्स हैं जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भैया, तो आप मॉर्निंग की क्लास में तो जुड़ना शुरू ही कर दो और फिर 3 से 4 वाली क्लास में जुड़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब देखो यहां बात करते हैं पुलिस की। पुलिस जो आपका शब्द होता है ये आपका अपने आप में प्लूरल होता है। जैसे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं वॉज हैज, गलत है। ये जो आपका वर्ड लिखा है पुलिस, ये प्लूरल वर्ड होता है। जैसे कैटल, कैटल आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। कैटल आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। वैसे ही पुलिस भी आपका क्या होगा? प्लूरल वर्ड होता है। तो जब प्लूरल वर्ड है तो आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। जब भाई यहां पर शब्द आपको प्लूरल दिख रहा है, जब यहां पर ये प्लूरल है तो यहां पर आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो द पुलिस डैश ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी पर है। तो यहां पर हैव और हैज का तो कोई मतलब नहीं है। प्लूरल, प्लूरल और क्या हो सकता है? तो देखो सिंगुलर तो आपका होगा नहीं, तो आर हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द पुलिस आर ऑन ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? आर ऑन ड्यूटी। आर हो गया भाई। हैव यहां पर नहीं आएगा। हैव क्यों आएगा यहां पर? ये बताओ, हैव वाला कोई सेंस है क्या? नहीं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 10 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए, कितने अच्छे अच्छे यहां पर क्वेश्चन थे आपके पास। चलो भाई 11वें नंबर का प्रश्न आप देखोगे। देखो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके यहां पर बचे हुए दिनों में जो आपका, ठीक है, अगर एमटीएस जो आने वाले दिनों में आपका नवंबर में आपका जो एग्जाम बचा हुआ है ना, आपके आने वाले दिनों में जो एमटीएस का एग्जाम बचा है, ये क्लास एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपकी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एडमिशंस, क्या लिखा है भाई, ये आपकी एक क्लास क्या लिखा है, यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ एडमिशंस, द नंबर ऑफ एडमिशंस डैश ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। जल्दी बताओ यहां पर हैव आएगा, डू आएगा, आर आएगा, हैज आएगा, जल्दी से मेरे को बताओ कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, द नंबर ऑफ एडमिशंस डैश ग्रेजुअली फॉलन ऑफ, the number of admissions gradually fallen off, ये आपका क्या हो जाएगा, the number of admissions gradually fallen off। अब देखो यहां पर आपका एक रूल लगता है, क्या रूल है, केस नंबर 1 में क्या आता है, केस नंबर 1 में आपको याद रखना पड़ेगा आ नंबर को। अगर आप आ नंबर को देखते हो, सिंपल सी बात याद रख लो, आ नंबर ऑफ आएगा, आ नंबर ऑफ, उसके बाद आपको कोई ना कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन ही देखने को मिलेगा, ऐसे रहेगा, आ नंबर ऑफ के बाद कोई ना कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आपको यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसके साथ आप क्या वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे भैया, आ नंबर के साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज करोगे। अगर बात कर ली जाए, अगर आप बात करते हो किसकी, द नंबर ऑफ, अगर आपके सामने यहां पर लिख दिया जाए क्या, द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर यह लिख दिया जाए, अगर आपका यह लिख दिया जाए, तब आप यहां पर द नंबर की वजह से, मतलब आ नंबर की वजह से प्लूरल वर्ब, तो द नंबर की वजह से कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। द नंबर ऑफ जब आपने देख लिया तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लगने वाला है, सिंगुलर वर्ब लगने वाला है, मतलब हैव नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही आपकी प्लूरल वर्ब है। बचा हुआ जो ऑप्शन है वो आपका सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा बेटा, आपका हैज बनेगा। क्या बनेगा, हैज बन जाएगा। यह बात ध्यान रखना। आ गया समझ में, आया कि नहीं? अगर मजा आया है तो भाई बढ़िया तरीके से कमेंट करके बताओ कि यस सर, इस क्वेश्चन को करके और इस रूल को पढ़ के मजा आ गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक, आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं? वाकई में बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया? कृष्णा, खुशी मिलती है ना जब सबका गलत होता है। ऐसे बात नहीं करते बेटा, खुशी क्यों मिलेगी जब सबका गलत होगा? ह्यूमन टेंडेंसी, हां कह भी सकते हैं, खुशी मिल भी सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। क्या लिखा हुआ है यहां पर, द हायर यू गो, कह रहा जितना ऊपर तुम जाओगे, यू गो मतलब यहां पर V1 आ रहा है, इंडेफिनिट का यूज है कि नहीं? द मोर डिफिकल्ट इट, तो भैया आगे भी जब आपका इट लिखा है तो इसके साथ भी V1 लगाओ। और V1 कहां पे आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा जो टेंस होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, इसका जो टेंस बनेगा वो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो इट के साथ आप क्या बनाओगे? V1 ही लगाओगे। और जब इट आपका सिंगुलर है तो वहां पर आपका एस या ईएस भी ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बिकम्स। तो इस बिकमिंग नहीं होगा, बिकेम नहीं होगा, हैज बिकम नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बिकम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिकम्स।
BECOMES, तो becomes आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? becomes आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, इट बिकम्स टू ब्रीथ। आया समझ में कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, आया ना समझ में? यहां पर जब आपका इट सिंगुलर था तो V1 में S या ES भी लगाओगे ना, बस वही किया गया। चलो कितने बच्चों ने बेटा अभी तक यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपने इस वीडियो को लाइक किया है और अभी तक आपने इसको शेयर भी कर दिया है? नहीं किया है तो भैया कर लो, ठीक। चलो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी से बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, कह रहा है एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन एंजॉयिंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लास आपकी बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। इस क्लास को, ऐसी क्लासेस को मैं क्या बोलता हूं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। कौन सी क्लास भाई? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है ना। कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है भैया। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन डैश एंजॉयिंग ड्रिंकिंग व्हेन देखो आ गया है और यहां पर वॉज शॉट डेड, जो कि आपका पैसिव सेंस में लिखा हुआ है। और जब आपका व्हेन इस तरफ आपका आ चुका है पैसिव में, और कौन सा पैसिव? इंडेफिनिट का। कौन सा इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है, वॉज शॉट डेड। तो यहां पर क्या था भाई? यहां भी पास्ट होगा, इसका मतलब यहां पर हैव बीन और इज तो गया, क्योंकि भाई जब कोई पुरानी बात करी जा रही है तो उसके पहले वाला भी पास्ट में ही होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि एक रूल और है, एवरीबडी लगा है तो सिंगुलर आएगा। जब एवरीबडी है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? तो सिंपल सी बात है, जब आपने यहां पर एवरीबडी को देख लिया तो सिंगुलर वर्ब को यूज कर लो। इसका मतलब यहां पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। तो यहां पर क्या है? was enjoying. Everybody among the businessmen was enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. अगर everybody आ जाए, each आ जाए, every आ जाए, इनके बाद अगर ऑफ ना लगे, तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन भी सिंगुलर होगा, इनके बाद आने वाली कोई प्रोनाउन होगी वो भी सिंगुलर होगा, और वर्ब तो सिंगुलर होती ही है। तो ये बात याद रखना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज। क्लियर? बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार तरीके से भैया आपको यहां पर सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही विद हिज फ्रेंड्स। क्या लिखा भैया? अब देखो, ही और विद हिज फ्रेंड्स के बीच में लगा हुआ है विद। आपको पता है कि विद वही रूल फॉलो करता है जो अलोंग विद वाला रूल होता है, जो आपका एज वेल एज वाला रूल होता है, जो आपका इन एडिशन टू फॉलो करता है, ठीक है, जो आपका, ठीक है, और कौन से? टुगेदर विद वाला रूल फॉलो करेगा। और मैं आपको ओरल बता देता हूं, along with, as well as, in addition to, together with, nothing but, and not, है ना, with, ठीक है, like, unlike, उसके बाद आपका headed by, governed by, है ना, ये जितने भी आपके कनेक्टिव्स होते हैं, तो जब ये रूल एक्टिवेट होता है ना, जब आपके ये सारे कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, तो वहां पर जो वर्ब लगेगी सेंटेंस में
वो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर ये सारे कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, आपका ये रूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो इस ही के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट वन आपका क्या है? ही है। तो यहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आने वाली। तो यहां पर आर लीविंग नहीं होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, लीव नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आपके क्या थे? प्लूरल थे। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, इज लीविंग। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटे? इज लीविंग हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है आपका। इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी। चलो भैया, द ओनर ऑफ दीज शॉप्स हैव गॉन, हैज गॉन, आर गोइंग, वर गोइंग, वर गॉन। ये क्वेश्चन आपको भैया कमेंट करके बताना है तुरंत, फटाफट से। ठीक है, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। द ओनर ऑफ दीज शॉप्स डैश हैव गॉन, हैज गॉन, आर गोइंग, वर गॉन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां पर अगर बात करी जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको आपको सब्जेक्ट मान लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका बेटा मेन सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर लिखा है क्या? दीज शॉप्स। दीज शॉप्स का ओनर यहां पर देखो क्या? एक है। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है और ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। जब ये आपका मेन सब्जेक्ट बन गया और ये अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। क्या कहलाएगी भैया? सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। वो अपने आप पे क्या होगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्यों? क्योंकि ओनर आपका सिंगुलर है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि भैया यहां पर हैव गॉन नहीं होगा, आर गोइंग नहीं होगा, वर गॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे आपके प्लूरल होंगे। तो सही क्या होगा? हैज गॉन सही होगा। आपका सही क्या होगा भैया? हैज गॉन सही हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? द ओनर ऑफ दी शॉप्स हैज गॉन। चलो बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भैया इस क्लास को शेयर करिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको शेयर करना पड़ेगा। इस क्लास को आपको बहुत अच्छे तरीके से भैया आपको क्या करना है? यहां पर आपको इसे आगे तक बच्चों तक भैया शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं आया? चलो ठीक। तो देखो, आपको ये जितने क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले, आपको यहां पर जितने क्वेश्चंस देखने को मिले, मजा ना आए, पैसा वापस। और पैसा तो आपसे हमने लिया नहीं है, तो वापसी भी नहीं, तो डील कैंसिल। तो भैया क्या यहां पर हो जाएगी भैया? डील कैंसिल। चलो अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं यहां पर थीम बेस्ड वोकैबुलरी। क्या पढ़ाने वाला हूं? थीम बेस्ड में यहां पर आपको वोकैबुलरी पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा क्लास का रुख चेंज करते हैं। अब हम अभी आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं क्या? सारे स्टडी रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरीज आपकी, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हो, जो आपका एएचसी का एग्जाम होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, है ना, स्टेनो का एग्जाम हो, यही सेम चीजें आपकी बात कर ली जाए एसएससी के लिए। जिन बच्चों का एग्जाम अभी एसएससी एमटीएस का बचा है, जिन बच्चों का एमटीएस का एग्जाम अपकमिंग डेज में है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा भैया। गुड इवनिंग सभी को भैया, गुड इवनिंग। चलिए, गुड आफ्टरनून, मैं गलत पढ़ रहा था, गुड इवनिंग है ना, गुड 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 भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलो ओके,
मजा आया? चलो भैया, तो यहां पर सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आपके सामने यहां पर दिख रहा है वो क्या है? लिखा हुआ है एविएशन। एविएशन होता क्या है? जो ये शब्द है एविएशन, एविएशन शब्द है भैया स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, मतलब हवाई जहाज को जो उड़ाने की स्टडी होती है, जो कला होती है, जो अध्ययन होता है, वो आपका कहलाता है एविएशन। एविएशन इज अ काइंड ऑफ स्टडी जिसमें हम हवाई जहाज के, तो ये एविएशन क्या होगा? एविएशन आपका हवाई जहाज की उड़ने की जो स्टडी होती है ना, उड़ान से रिलेटेड जो स्टडी होती है, ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाओगे। हवाई जहाज का जो उड़ान का स्टडी, जो अध्ययन करते हो आप, जो साइंस होती है, जो आर्ट होता है, वो आपका यहां पर होगा। क्लियर? चलो अगला वर्ड, अगला वर्ड भाई एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी शब्द आपका क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो आपके आसमान में तारे, सितारे, चांद, है ना, ये सब प्लैनेट्स, ग्रह, खगोलीय पिंड है। तो इन खगोलीय पिंडों की जो हमारी स्टडी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी, उसकी स्टडी हो जाती है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र। क्या भैया? इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, खगोल शास्त्र हम इसे पढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखें, अगला वर्ड यहां पर है एल्केमी। एल्केमी, एल्केमी क्या होता है? एक आपने शब्द सुना होगा एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट आपने, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, एक आपका नॉवेल है ना। तो एल्केमी आपकी एक रसायन विज्ञान होती है, जो पुराने समय में जो इस सारे केमिकल वगैरह रसायन में जो स्टडी करते थे, उस स्टडी को केमिस्ट्री नहीं बोलते थे, एल्केमी बोलते थे। और जो रसायन में स्टडी करने वाला इंसान होता था, जो साइंटिस्ट होता था, उस साइंस को पढ़ने वाला होता था, उसको एल्केमिस्ट बोलते थे। तो एल्केमी क्या होता है? मेडिवल वर्जन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान ही है, लेकिन पुरातन रसायन विज्ञान, मतलब पुराने समय में जो रसायन विज्ञान होती है। तो बेसिकली ये है क्या? है आपकी रसायन विज्ञान, लेकिन ये पुराने समय में इसको हम एल्केमी बोलते थे। ठीक है भैया? चलो अगला शब्द, अगला शब्द भैया यहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा, अगला शब्द अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या लिखा है? एकॉस्टिक्स। क्या लिखा है भैया? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या है? एकॉस्टिक्स आपके गिटार आते हैं, कहते हैं एकॉस्टिक गिटार चाहिए। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि, एकॉस्टिक का मतलब है ध्वनि, तो ध्वनि विज्ञान को हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ध्वनि और ध्वनि तरंगों का जो विज्ञान होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एकॉस्टिक्स। तो क्या कहेंगे भैया? ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में हम साउंड को पढ़ते हैं और ध्वनि तरंगों को पढ़ते हैं, साउंड वेव को पढ़ते हैं। तो ध्वनि विज्ञान आपका क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाएगा। एंथ्रोपोलॉजी शब्द है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है भाई? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि मानव का उत्थान कैसे हुआ, किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ मैनकाइंड का, मानव जाति का। तो मानव विज्ञान हमारा कहलाता है भाई एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा ये? मानव तो ये मानव विज्ञान आपका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एंथ्रोपोलॉजी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे शब्द आपने पढ़े, एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, एकॉस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एविएशन, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी, द मेडिवल वर्जन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, एल्केमी, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, एकॉस्टिक्स, द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन एंड मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सारे शब्द आपने पढ़ लिए, ये सारे आपके स्टडी रिलेटेड वर्ड्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड क्या है भाई? बॉटनी। क्या लिखा है? बॉटनी। बॉटनी शब्द होता है
जब आप वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पौध जगत के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं भैया इसको हम लोग? इसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? वनस्पति विज्ञान हम इसे बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। क्लियर? अगला शब्द देखिए भैया क्या लिखा है। लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या हो जाएगा? बायो, बायो मतलब जिंदगी, लाइफ, लिविंग थिंग्स। तो यहां पर हो जाएगा भैया क्या? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जीवों का मतलब जीव विज्ञान, मतलब जीवों के बारे में जहां पर अध्ययन किया जाए उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो यह शब्द आपका क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। और इसी की इंग्लिश आप पढ़ते हो क्या? बायोलॉजी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त तरीके से भाई आपकी पढ़ाई चल रही, बहुत बढ़िया। अगला शब्द है भैया कैलीग्राफी। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग होती है, बढ़िया बढ़िया फॉन्ट होते हैं आपके मोबाइल में। तो यहां पर कैलीग्राफी वही है, आर्ट है, कला है, रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंडराइटिंग। जो सुंदर लेखन होता है, बढ़िया बढ़िया फॉन्ट, जैसे आप मोबाइल पे फॉन्ट देखते हो तो वो लोग लिखते हैं, वो एक्चुअल हैंडराइटिंग है। तो कैलीग्राफी मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन। सुंदर लेखन को जब थोड़ा शॉर्ट कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? सुलेखन। सुलेख लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं सुलेखन। मतलब सुंदर लेख लिखने की कला, सुंदर लेख लिखने की कला क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी हमारा यहां पर हो जाएगा भैया। ठीक, अगला वर्ड है भाई क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। जिस तरीके से हर चीज को टाइम के अकॉर्डिंग लगाया जाए। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी क्या होगा आपका? जैसे क्रॉनिकल होता है, क्रॉनिकल मतलब क्रमिक, आपका टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। ठीक है भैया, साइंस होता है मतलब हर इवेंट को, हर चीज को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते जाना, टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हुए जाना, यह आपका कहलाता है भाई क्या? क्रोनोलॉजी। आया समझ में? कालक्रम, बिल्कुल कालक्रम बोल सकते हो, बिल्कुल भैया। चलिए अगला वर्ड यहां पर हम देखेंगे। अगला वर्ड हमारा हो जाएगा डेमोग्राफी। डेमो जो शब्द होता है, डेमो, DEMO, डेमो होता है हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड मतलब क्या? द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। किससे भैया? डेमोग्राफी आपका क्या होगा? पॉपुलेशन से रिलेटेड शब्द होगा। तो यहां पर क्या होगा? जनसंख्या विज्ञान। क्या कहेंगे इसको भैया? जनसंख्या विज्ञान कहेंगे। डेमोग्राफी क्या हो जाएगा आपका? यहां पर डेमोग्राफी आपका हो जाएगा जनसंख्या विज्ञान। आया समझ में कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनसंख्या की, यस, जनसंख्या का विज्ञान, बहुत बढ़िया। अगला शब्द बेटा देखो एक और आ रहा है क्या? एस्ट्रोनॉमी। अभी हम लोगों ने पीछे भी यहां पर एक वर्ड पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी, लेकिन यहां पर क्यों आ रहा है? ये आपका खगोलीय पिंडों के लिए खगोल शास्त्र, लेकिन इसका और भी एक तरीका होता है क्या भैया? स्टडी ऑफ स्टार्स। जो आपके तारे सितारे, जो आपका क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है। उस सेंस पे भी आप इसको यूज करते हो, तो हम इसको बोलते हैं क्या? ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी क्या? ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिषी, है ना? ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिषी आपका यहां पर हो जाएगा स्टार्स। ये आपका भी एक क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो आता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के सेंस में भी ये यूज होता है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है भैया, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो ये आपका यहां पर ये सारे वर्ड्स अभी आपने पढ़े। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहां पर क्या मिलेगा हमें? एंटोमोलॉजी। ये सारे स्टडी वाले वर्ड्स, एंटोमोलॉजी। एंटोमो जब आप समझ लेना, एंटोमो शब्द जो होता है वो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। ज्योतिष विज्ञान, यस बेटा। एंटोमोलॉजी जो कीट विज्ञान होता है, कीड़ों का विज्ञान, कीड़ों के बारे में पढ़ना लिखना, उसके बारे में समझना, तो वो आपका शब्द क्या कहलाता है?
कीट विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? कीट विज्ञान कहलाएगा। ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान, है कि नहीं भाई? तो ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला शब्द यहां पर है भाई इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहते हैं? इकोलॉजी शब्द इको फ्रेंडली वाला इकोलॉजी, वही इको है ना, इको गार्डन वाला, इकोलॉजी वाला। तो इकोलॉजी क्या होगा? रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस, या फिर जो जीव होते हैं, जो क्रिएचर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म या फिर एनवायरमेंट की बात करी जाए, उनके बीच के रिलेशन की बात करी जाए, तो वो आपका होता है इकोलॉजी, जो आपका पर्यावरण विज्ञान बोल सकते हो, जो आपके आसपास में एक जीव और उसके मतलब आसपास के एनवायरमेंट का जो रिलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? परिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्या होता है? परिस्थितिकी विज्ञान, परिस्थितिकी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये क्या हो जाएगा भैया? परिस्थितिकी विज्ञान या परिस्थितिकी हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर इसकी हिंदी क्या बनेगा? परिस्थितिकी। तो आपका ये करेक्ट वर्ड रहेगा, परिस्थितिकी विज्ञान या परिस्थितिकी। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अगला वर्ड यहां पर आपके सामने लिखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? हेरिडेटरी सिस्टम, जो आपका एक अनुवांशिकी होती है ना, जो वंश विज्ञान होता है, अनुवांशिकी, हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी कि भैया इनके पिताजी हैं तो इनके बेटे में जाएंगे, इनके बेटी में जाएगा। जीन्स का, जो जीन्स होते हैं, जो वंश, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेरिएशन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, जो अनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान। तो यह शब्द आपका यहां पर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, आया समझ में कि नहीं? चलिए भाई, अगला शब्द यहां पर लिखा है जियोलॉजी। जियो मतलब क्या हो जाएगा? जियो मतलब यहां पर आपको याद रखना है, जियोग्राफी वाला नहीं, जियोग्राफी से अलग है ये। जियोलॉजी में हम बात करते हैं रॉक्स की, सॉइल की बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। ये क्या हो जाएगा? जियोलॉजी, जहां पर हम पत्थरों के बारे में बात करेंगे, सॉइल के बारे में बात करेंगे, मृदा के बारे में, मतलब भूगर्भ से रिलेटेड बात करेंगे, अर्थ के भूगर्भ से बात करेंगे। तो जियोलॉजी हमारा भूगर्भ, भूगोल नहीं, भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, है ना। भूगर्भ में ही तो बेटा पत्थर वगैरह होते हैं, सारी मृदा होती है, वो सब होती है कि नहीं भाई? तो ये आपके जो रॉक्स और सॉइल, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र, भूविज्ञान भी बोल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बोलना, वहां पर हम अलग चीज पढ़ते हैं। जियोग्राफी में आपका, जियोग्राफी एक ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट है, सारा को मिला दो तो जियोग्राफी, शेप, कैसे हिस्ट्री रही, कैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, ये सब, तब जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ऐसे आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो आपका अलग। अब देखो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? थियो, थियोलॉजी। तो थियो जो वर्ड होता है बेटा, ये आपका रिलीजन के लिए होता है। थियो का धर्म के लिए यूज करते हैं, रिलीजन के लिए यूज करते हैं। तो आपका क्या होगा? स्टडी ऑफ रिलीजन। जब धर्म की किसी को पढ़ाई करनी हो, अध्ययन करना हो, स्टडी करना हो, तो वो क्या करेगा? धर्म की पढ़ाई करेगा, धर्मशास्त्र हो जाएगा, धर्मशास्त्र, उसको बोलेंगे थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। क्लियर? ये सारे शब्द समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी से भैया बताओ कि क्या आपको ये सारे वर्ड्स यहां पर आज बेहतरीन तरीके से भैया समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बोलो, सच सच बोलना, मजाक नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आए कि नहीं आपको आए? बताओ, बोलो, जल्दी से बोलो भाई, समझ में आए कि नहीं आए? चलो, बिल्कुल, धर्म विज्ञान, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अभी हमारे कुछ वर्ड्स और बचे हुए हैं,
जो हमारे स्टडी रिलेटेड है, अभी हम स्टडी रिलेटेड ही वर्ड्स पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में अगर पढ़ा जाए, उसके मैपिंग के बारे में पढ़ा जाए, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाए, तो वो कहलाता है जियोग्राफी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भैया, क्या इसे भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, भूगोल। क्या बोलेंगे इसे हम, भूगोल बोलेंगे। अगला वर्ड यहां पर क्या है, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग का विज्ञान होगा, जिस तरीके से आप हैंड राइटिंग लिखते हो तो बोलते हैं आपका हस्तलेखन होता है। क्या, हस्तलेखन का जो विज्ञान है, हैंड राइटिंग का जो स्टडी है कि किसकी हैंड राइटिंग है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में इशू है ना, मतलब इसको देखा जाता है। तो हस्तलेखन क्या भैया, हाथ से लिखना, जो हस्तलेखन होता है उसकी जो आपकी स्टडी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होगा, जीरोंटो में जो जीरोंटो वर्ड होता है, ये ओल्ड पीपल मतलब वृद्ध लोगों से रिलेटेड होता है। वृद्ध लोग, तो जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी जो स्टडी करी जाती है कि किस प्रकार से उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में अलग बदलाव देखने को मिल रहा है, वो किस तरीके की चीजें पसंद कर रहे हैं, अब कितना बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ना। मतलब एजिंग, एजिंग को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज। एजिंग मतलब एज का बढ़ना, वृद्धावस्था, तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड शब्द है। एजिंग मतलब एज का बढ़ना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे की जो विज्ञान होती है, जो वृद्धावस्था की विज्ञान होती है, जिसमें हम कई एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि उनका बिहेवियर क्या हो रहा है, उनकी चीजें कैसे बदल रही हैं, उनका थोड़े थोड़े बातों में है ना गुस्सा, हर चीज को पढ़ना मतलब स्टडी करना। तो जीरोंटोलॉजी क्या है, वृद्धावस्था विज्ञान है। क्या भैया, वृद्धावस्था का विज्ञान का स्टडी, अध्ययन, ये आप लिख लेना। वृद्धावस्था से आप समझ जाओगे, तो मैंने उतना लिख दिया है। चलिए, वॉइस बेटा क्लियर है, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। सारे बच्चों को आई थिंक अभी तक आवाज आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द यहां पर क्या है, ये हमारे मस्तिष्क की बात करता है। किसी ह्यूमन के मतलब किसी ह्यूमन ब्रेन की बात करेगा, ह्यूमन माइंड की बात करेगा। तो यहां पर ये शब्द आपका क्या है, ह्यूमन माइंड, मनुष्य के मस्तिष्क की जो स्टडी होती है उसे हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपका क्या होता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसे आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द आपका यहां पर यूज होगा और इसे हम लोग बोलेंगे क्या, मनोविज्ञान। क्या बोलेंगे हम, मनोविज्ञान बोलेंगे भैया। आया समझ में कि नहीं? तो मनोविज्ञान आपका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, मनोविज्ञान। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड यहां पर है सेफोलॉजी। जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के ट्रेंड्स आते हैं। इलेक्शन के क्या आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। तो इलेक्शन के ट्रेंड्स कि भैया कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा, उसका अध्ययन, पूरा चुनावी माहौल का अध्ययन, मतलब चुनाव से रिलेटेड जितने भी पहलू होते हैं उनको जब कोई अध्ययन करता है तो वो आपकी स्टडी कहलाती है सेफोलॉजी। इसकी स्पेलिंग आपकी पी से स्टार्ट होती है, जैसे आपकी साइकोलॉजी में पी, तो पी आपका साइलेंट होता है यहां पर, तो आप इसको पढ़ते हैं सेफोलॉजी, PSEPHOLOGY। सेफोलॉजी आपका क्या होगा, चुनाव विज्ञान होता है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग, इससे हम पढ़ते हैं चुनाव विज्ञान। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे चुनाव विज्ञान, इसे हम पढ़ेंगे चुनाव विज्ञान। आया समझ में कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या आपको ये करेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारे आपके जितने भी वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, जितने भी आपने यहां पर शब्द पढ़े हैं भैया, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए? मतलब आपके जितने भी, देखो अभी हम लोगों ने स्टडी से पूरे पढ़ लिए, स्टडी के बाद हम लोग आगे, अच्छा अभी और भी है, चलो भाई पढ़ा देते हैं, अभी और भी बचे हैं। देखो सारे एक एक शब्द आपके लिए लेकर के आए, कोई शब्द यहां पर छोड़ेंगे नहीं। लॉजी से कितने शब्द पढ़े ये भी बता दूंगा, अभी एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। सारे वर्ड्स यहां पर कवर करके ही जाएंगे, ये बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि क्या सर यहां पर नहीं पढ़, अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल। चलो आपका वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होगा, राइटिंग डिक्शनरीज, मतलब शब्दकोश लिखने का जो प्रैक्टिस होती है, लेखन होता है, तो उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। मतलब जो शब्दकोश लिखता है उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर।
लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? शब्दकोश लेखन, शब्दकोश को लिखना, डिक्शनरी को लिखना, वो आपका क्या होगा? लेक्सिकोग्राफी। तो इसको हम क्या करेंगे? शब्दकोश लेखन, शब्दकोश लेखन। क्या भैया? छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका शब्द होगा। अगला वर्ड है भैया न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स? कोश रचना। यस बेटा, कोश रचना वही होता है जब आप क्वाइंस को, सिक्कों को जमा करते हो, कलेक्ट करते हो, उनको पढ़ते हो, उनको स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, उनका कलेक्शन करते हो। सिक्कों का कलेक्शन, किसी प्रकार के टोकन का कलेक्शन, जो पेपर मनी होता है, करेंसी होता है, इनका जो कलेक्शन होता है और उनका जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और ज्यादातर ये क्वाइंस के लिए यूज करते हैं वर्ड। तो ये क्या होता है? सिक्कों का विज्ञान, सिक्कों का संग्रह करना, सिक्कों का संग्रह या सिक्कों का विज्ञान। तो सिक्कों का संग्रह, ठीक है, ये आप यहां पर समझ सकते हो। इसको इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसका कलेक्शन करने के बाद उस पर पढ़ाई करना, उस चीज को। बेटा देखो, क्लोज टेस्ट की अगर बात करी जाए तो क्लोज टेस्ट सीधे सीधे आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रामर के अच्छे रूल्स सारे पता हैं, जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब से पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी वोकैब ठीक है, आपको वोकैब का राइट यूसेज पता है, ये कहां पर कौन सी वर्ब आएगी, कहां पर कौन सा करेक्ट वर्ड आना चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए, तो आप डेफिनेटली क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे। और मेरा मानना यह है कि क्लोज टेस्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। मान लो आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, तो आपको हर दिन 2 से 3 या 4, इस समय तो 4 क्या 5 क्लोज टेस्ट भी आप प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो वो कम रहेगा, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्लोज टेस्ट अच्छे से कर पाओगे। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के लिए सिर्फ एक सलाह है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, चलिए आप यहां पर देखने वाले हो क्या? ऑर्निथोलॉजी। क्या देखने वाले हो? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करी जाती है, जो पक्षी विज्ञान कहलाता है। क्या? जब हम बर्ड्स के बारे में हर एस्पेक्ट से पढ़ाई करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? पक्षी विज्ञान। क्या भैया? पक्षी विज्ञान कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं भैया? पक्षी विज्ञान। लाइफलेस, अच्छा भैया, ओके, बिल्कुल बेटा, तो इजी है ये। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो बेटा, फिलोलॉजी यहां पर क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब क्या होगा? जहां पर हम भाषाओं का स्टडी करते हैं, भाषाओं का स्टडी, जहां पर लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर आपका लैंग्वेजेस का मतलब भाषा विज्ञान कहता है। फिलोलॉजी का मतलब भाषा विज्ञान। क्या भैया? भाषा विज्ञान आपका ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? भाषा विज्ञान। भाषाओं के बारे में जहां पर पढ़ें, लैंग्वेजेस के बारे में जहां पढ़ें, तो वो आपका वर्ड क्या कहलाएगा? फिलोलॉजी कहलाएगा। फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र। बिल्कुल बढ़िया बेटा। मैं कब साथ छोड़ रहा हूं बेटा? एमटीएस की आज अभी क्लास ही नहीं चल रही है, आपको मैं क्या बताऊं। अब जब शाम को क्लास चलेगी तो मैं वहां पर एमटीएस की क्लास लूंगा, क्योंकि बेटा बहुत सारी और चीजें भी हैं। आप देखो एनटीपीसी की क्लास चल रही है ना, तो आपको देखना पड़ेगा भैया, है ना, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक, आगे पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पैलियोग्राफी होता है जो पुरातन लेख होते हैं, एंशिएंट राइटिंग होती है और स्क्रिप्चर्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं पुरातन लेख, है ना। क्या बोलते हैं? पुरातन लेख। तो उसकी जब स्टडी करी जाती है तो उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, है ना। पैलियोग्राफी आपका क्या हो जाएगा? पुरातन लेख जो होंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरालेख, प्राचीन शिलालेख। बिल्कुल, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में पुरालेख, तो बोलते हैं पुरालेख विज्ञान। क्या भैया? पुरालेख, पुरातन लेख, पुरालेख, पुरालेख विज्ञान।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुरालेख विज्ञान हो जाएगा। ये आपको भैया यहां पर बता दिया गया, ठीक है। तो पुरालेख आपका यहां पर, पुरालेख विज्ञान आपका यहां पर हो जाएगा, पैलियोग्राफी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरालेख, ठीक है भैया। ये बात आपको यहां पर ध्यान से समझना पड़ेगा, पैलियोग्राफी, क्लियर। अब देखो यहां पर आपके सामने आ रहा है भाई क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी वोकैबुलरी, फियर रिलेटेड वोकैबुलरी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने देखो कितनी सारी वोकैब पढ़ी है अभी स्टडी रिलेटेड। मतलब हम लोगों ने यहां पर पढ़ा 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 11, है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 16, इसके बाद 1 2 3 4 5 21 के बाद आपका यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका और 5 हो गया, 26 हो गया। तो लगभग 26 वोकैब हम लोगों ने सिर्फ स्टडी से रिलेटेड पढ़ी है, ठीक है। 26 वोकैब जो है हम लोगों ने अभी स्टडी से पढ़ी है। अब हम लोग यहां पर फियर वाले शब्द पढ़ने वाले हैं, जिसका आपका वर्ड यूज होता है क्या, फोबिया। तो ये फोबिया वाले वर्ड है, फोबिया। जितने आपके इंपॉर्टेंट वोकैब है फोबिया से, वो हम यहां पर कवर करेंगे। वो हम यहां पर क्या करने वाले हैं भैया, यहां पर हम कवर करने वाले हैं फियर रिलेटेड वोकैबुलरी में। तो फियर रिलेटेड वोकैब में आपको सारे, मैं आपको इंपॉर्टेंट वोकैब यहां पर करा दूंगा फोबिया वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है भाई, पहला मतलब शब्द आपका यहां पर क्या है, इकोफोबिया। इको मतलब अभी आपने पढ़ा इकोलॉजी वाला, जो आसपास की सराउंडिंग्स होती, एनवायरमेंट होता है, जो आसपास आपका परिस्थिति तंत्र है, मतलब आपका आसपास का जो भैया क्या है, पर्यावरण। थैंक यू सो मच भैया, आपकी इतना तारीफ करते हो, इतना प्यार, इतने सपोर्ट दिखाने के लिए भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इकोफोबिया क्या हो जाएगा, पर्यावरण से जो आपको डर लगे, आपके आसपास की सराउंडिंग से जो आपको डर लगे, वो आपका होता है तो क्या, पर्यावरण से डर। पर्यावरण से जो डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इकोफोबिया बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है, जूफोबिया। जूफोबिया में अगर आप शब्द को देखो, जू आपके जानवरों के रहने की जगह है ना, जहां पर उनको रखा जाता है ना। चिड़ियाघर बोलते हैं, चिड़ियाघर, लेकिन सिर्फ चिड़िया नहीं होते हैं, उसमें आपके सारे जानवर होते हैं। तो वो क्या है भैया, एनिमल्स, जानवरों का जो डर होता है, जूफोबिया। जूफोबिया क्या है भैया, जानवरों से जो डर आपको लगे उसे हम क्या बोलते हैं, जानवरों से डर। क्या भैया, जानवरों से जो आपको डर लगता है उसे हम बोलते हैं जूफोबिया। अगला शब्द भैया यहां पर क्लस्ट्रोफोबिया। क्या भैया, क्लस्ट्रोफोबिया आपका शब्द क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया आपका एक वर्ड है जो आपके किसी छोटे से बंद जगह, क्लोज्ड स्पेस से जो डर लगे, जैसे लिफ्ट हो गई, कोई छोटा सा रूम हो गया, कोई स्टोर रूम हो गया, जहां बंद जगह से, कोई बंद जगह है और वहां से उसके अंदर आपको जाने से डर लगे, तो क्लोज्ड स्पेस मतलब बंद जगह से डर होगा। क्या होगा भैया, बंद जगह से डर होगा। क्लस्ट्रोफोबिया क्या कहलाएगा भैया, बंद जगह से डर। क्या हो जाएगा भैया, बंद जगह से डर, ठीक है। ये बात आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लस्ट्रोफोबिया इज ऑल अबाउट बंद जगह का डर, क्लियर। अगला देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिया। अगला शब्द यहां पर क्या लगा है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। क्या लगा है भाई, फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर यहां पर क्या है, जल का डर, पानी का डर। जब आप पानी से डरते हो, भूतिया जगह नहीं होती है बेटा, भूतिया जगह नहीं, कोई छोटे से बंद जगह का डर है ना भाई। हाइड्रोफोबिया क्या होगा, पानी का डर। क्या हो जाएगा भैया, पानी का डर, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा भैया, हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। अगला शब्द यहां पर क्या है, बिब्लियोफोबिया। क्या है भैया, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया क्या होता है, किताबों का डर। ऐसे जो मक्कार लड़के होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप किताब से डरते हैं। मतलब यहां पर क्या है, बिब्लियोफोबिया मतलब किताबों से डर। यहां पर क्या, फियर ऑफ बुक्स, जो किताबों से डरता हो उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर। ठीक है, किताबों का डर आपका क्या कहलाएगा, बिब्लियोफोबिया कहलाएगा। अगला शब्द यहां पर क्या है, ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया होता है विदेशी लोगों का डर, स्ट्रेंजर्स का डर, मतलब विदेश, मतलब फॉरेनर से डर।
जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, फियर और डिसलाइक ऑफ, है ना, जब डरते हो या उनसे घृणा करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया बोलते हैं। तो कहेंगे विदेशियों से, जो विदेशियों से आपको डर लगता है, दैट इज फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स से जो आपको डर लगता है, विदेशियों से डर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जेनोफोबिया। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, जेनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जल्दी बताओ भाई, आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? चलो अगला शब्द देखते हैं भैया। अगला वर्ड है यहां पर नैक्रोफोबिया। यहां पर जो ये शब्द लिखा है नैक्रो और फोबिया, फोबिया तो डर, नैक्रो मतलब होता है डेड बॉडीज। क्या भैया? डेड बॉडीज। तो डेड बॉडीज का डर क्या होता है? डेड बॉडीज का डर मतलब जैसे कोई मृत शरीर है तो आप डरते हो उससे, उसके पास नहीं जाते हो, है ना। तो मृत शरीर से जो डर लगेगा उसको क्या कहेंगे? नैक्रोफोबिया कहेंगे। नैक्रोफोबिया, नैक्रो मतलब डेड बॉडीज, तो क्या कहेंगे भैया? मृत शरीर का डर। मृत शरीर से जो डर लगे आपको, उस डर को हम बोलते हैं, उस फियर को बोलते हैं नैक्रोफोबिया। एरोफोबिया क्या हो जाएगा? और इसी से मिलता जुलता आपका शब्द होता है एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रो और एरोफोबिया आपका क्या होता है? हाइट का डर, मतलब जो ऊंचाई से आपको डर लगे, तो ऊंचाई से जो डर लगेगा, ऊंचाई का डर, ऊंचे स्थान से डर, वो आपका एक्रोफोबिया या एरोफोबिया आपका हो जाएगा। एरोफोबिया और एक्रोफोबिया आपका कहलाएगा। अगला शब्द लिखा है ओफियोफोबिया। ओफियो मतलब क्या होता है? ओफियो मतलब होता है सांप। सांप होते हैं ना भाई, सर्प, सर्प होते हैं, तो सर्पों का डर, सांपों का डर क्या कहलाएगा भैया? स्नेक का डर, मतलब सांपों का डर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया, सांपों का डर, ओफियोफोबिया। अगला शब्द यहां पर आएगा, अगला शब्द भैया रिलेटिव्स का डर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने रिश्तेदारों से डर लगता हो? अब देखो एक बच्चा है, कह रहा है मुझे, है ना, ये आपका सिनजेनसोफोबिया है। सिनजेनसोफोबिया, सिनजेनसो शब्द होता है भैया रिलेटिव्स, मतलब आपके रिश्तेदारों के लिए। तो रिश्तेदारों से जो डर लगे, रिश्तेदारों का डर, रिश्तेदारों का जो डर होगा वो आपका कहलाएगा सिनजेनसोफोबिया। सिनजेनसोफोबिया। ठीक है भाई, चलिए, आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से भी ये बता दो कि सिनजेनसोफोबिया आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, नोमोफोबिया क्या है भैया? नोमोफोबिया होता है बिना मोबाइल फोन के रहना और उस चीज का जो डर होता है, उस चीज का जो डर। नोमोफोबिया क्या होता है? बिना मोबाइल फोन के जिंदगी जीने का डर, या बिना मोबाइल फोन के होने का डर कि भैया बिना मोबाइल फोन के कैसे रहेंगे, इस बात का जो डर होगा वो आपका कहलाएगा नोमोफोबिया। नोमोफोबिया आपका मोबाइल फोन से रिलेटेड होता है, तो कहेंगे बिना मोबाइल फोन के रहने का डर। बिना मोबाइल के रहने का डर, है ना, कि मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ये जो डर होता है वो आपका कहलाता है नोमोफोबिया। क्या कहलाता है भैया? नोमोफोबिया कहलाता है। नोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन के बिना जिंदगी जीने का डर, जिंदगी में रहने का डर, वो आपका कहलाएगा नोमोफोबिया। ठीक, आ गया समझ में भाई? जल्दी से एक बार बता दो भाई कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया, आपने जितने भी फियर रिलेटेड यहां पर आपके शब्द थे, फियर रिलेटेड, है ना भाई, जितने भी हमारे यहां पर फियर रिलेटेड शब्द थे ये सारे हमने शब्द किए, है ना। अब देखो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपके
इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, है ना, क्योंकि देखो भैया यहां पर आपके समय समय पे चीजें जो आपके लिए लाई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो अपने वेबसाइट पर हम लोग ले चलते हैं आपको अड्डा 24/7। जो बच्चे यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप स्टेनोग्राफर का जो ग्रुप है, मतलब स्टेनोग्राफर और ड्राइवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 कैटेगरीज की आपकी वैकेंसीज आए। एमटीएस का एग्जाम आपका अपकमिंग डेज में बचा है, ठीक है, या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इन सब चीजों के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। इलाहाबाद आपका यहां पर क्या लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, तो आपको क्या करना है, हमारे इस सेक्शन पे जाओगे ऑल कोर्सेज में, स्टेट एग्जाम पे जाना, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे तो देखो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट दिखेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे देखोगे ना तो यहां पर आपके देखो सारे बैचेस आपके यहां पर लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूरा जो कंबाइंड बैच है आप इसको यूज करना है, ये आपका कंप्लीट बैच है ना। अब देखो ये 263 रुपीज में आपको मिल रहा है। इसको देखते हैं भाई कि क्या ये मेरे कूपन कोड से और ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है क्या। आपको मेरे कूपन कोड को भी यूज कर सकते हो। यहां पर एक बार व्यू ऑफर में जाओगे, ठीक है, व्यू ऑफर में जाने के बाद एक बार मैं कूपन कोड लगाता हूं आपके सामने Y990, ये मेरा कूपन कोड है। आप इसको अप्लाई करोगे, देखो और ज्यादा डिस्काउंट हो गया आपका, है ना। आप देखो इसको डिस्काउंट कर रहे हो 263 पड़ रहा है, क्योंकि Y990 आपका 80% आपको डिस्काउंट देगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, देखो यहां पर आपको कितने का पड़ रहा है, मात्र 239 रुपए में पूरा ग्रुप डी। सोचो कितना आपको यहां पर भाई कितना ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। तो 80% के डिस्काउंट के लिए, या फिर मैं कह सकता हूं जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, मैक्स डिस्काउंट के लिए आप किसी भी, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए आप परचेस करना चाहते हो, आप यहां पर कूपन कोड Y990 इस कूपन कोड को यूज करिए और इस कूपन कोड को लगा करके आप बैच परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा भाई हमारा कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला। लेकिन अगर बात करी जाए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप यहां पर एसएससी जीडी का भी बैच देख सकते हो, है ना। देखो यूपी एग्जाम लगा हुआ है ऑलरेडी, एसएससी जीडी, तो ये देखो इस बैच में हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस बैच में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस बैच में भी आपको यहां पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप व्यू ऑफर में जाओ, आप यहां पर क्या टाइप करोगे, Y990, ये आपके विशाल गुरुजी का भैया कोड है ना, मास्टर कोड है। तो देखो आपको ये मात्र 499 रुपए में, कितने भैया देख लो, एसएससी जीडी का योद्धा बैच, ये बैच भी आपको कितने का मिल रहा है, मोस्ट डिस्काउंट प्राइस में बेटा, आपको क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ना। लगभग आपको ये 499 रुपए में मिल जाएगा, मतलब 500 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है भैया। 499, कौन सा कूपन कोड लगाने पर, कूपन कोड आपको लगाना है कौन सा, देखो भैया कूपन कोड Y990, ये कूपन कोड लगाना है। और ये कूपन कोड लगाओगे तो आप हमारे मेंटोरशिप में काम कर सकते हो, हमारे मेंटोरशिप में आप काम कर सकते हो भैया, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब देखो जो बची कुछ इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं जो आपकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे यूपी एग्जाम्स की तरफ से आप सभी को, जितनी हमारी जो बहनें हैं यूपी SSC ANM में, हम अभी आप देखें वैकेंसी देखें तो वहां पर आपका ये बैच भी है, इस बैच को भी आप देख सकते हो। ANM का बैच भी हमारी तरफ से लाया गया है, इसको भी आप एक बार देख सकते हो। एसएससी जीडी का बैच मात्र 499 रुपए में है, ये आपका 599 में है ना। तो ये आपका कितना, ये आपका 599 रुपए में मिल रहा है। एएनएम का बैच 599 में, एसएससी जीडी का बैच 499 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। सोचो कितने कम प्राइस में सिर्फ बैच की कॉस्ट आपसे ली जा रही है। कोई बेटा आपको लगता है कि क्या इतने रुपए में कुछ हम लोग कमा सकते हैं, कि क्या हम लोग आपके साथ भविष्य का खिलवाड़, ना बेटा, आज भी हम पूरी ताकत लगा करके हम लोग अपनी यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जो वाकई में सीरियस स्टडी करना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। क्योंकि आपको भी लगता होगा कि क्या सर आप पेड बैच लेकर के आ गए, लेकिन बेटा जरूरी होता है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय बैच जो कंप्लीट बैच है, ये बैच आपका आई थिंक
₹399 का पड़ेगा और उससे कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। अभी हमने देखा था ना ये और कम में पड़ रहा है, तो एक बार देख लेना, ठीक है भैया। इसके बाद ग्रुप डी कंप्लीट बैच आपका रहने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ग्रुप ड्राइवर का अलग से बैच ये और कम का पड़ जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का बैच। आप इसको जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, देख लेना अपने अच्छे तरीके से। रफ्तार बैच, वैसे तो भैया ये बैच ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है ना। ये रफ्तार बैच में आपकी बहुत अच्छे एडमिशंस भी हुए हैं, बहुत बच्चों ने परचेस किया, लेकिन अभी भी स्टिल हम लोग आपको इसको ₹499 में ही दे रहे हैं। जो भी आपका ये सीट्स है जो बची हुई हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रफ्तार बैच के साथ साथ जिन बच्चों को जीके जीएस स्पेशल बैच चाहिए था वो भी हम लोगों ने ला के दिया। सारे वनडे एग्जाम के लिए जीके जीएस स्पेशल बैच आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जीके जीएस अगर आप परचेस करते हो मात्र आपको ये पड़ेगा ₹299। जीके जीएस मैथ्स पढ़ना चाहते हो एक साथ वनडे एग्जाम के लिए तो आप उसको पढ़ सकते हो मात्र ₹399 में, मात्र 399 में। इसके बाद सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो, दो टीचर हरिओम सर और आपके मनोज सर दोनों पढ़ाएंगे, सिर्फ ₹299, ठीक है। चलो आगे बात करें, हमारे ये एनटीबीसी में आपके बैचेस में फ्री जो टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रही है वो, और आगे एग्जाम कोड आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट अगर इससे ना मिले तो आप देखो Y990 जरूर लगा लेना। Y990 आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर दिला देगा। कौन सा कोड भैया? Y990, ठीक है। यूपी ट्रिपल सी का हमारा शक्ति सीरीज भी चल रहा है ना। शाम को 5 बजे इसको देखा करो। आपका आरपीएफ एसआई का पेपर लगा हुआ, आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुकी है, तो एग्जाम डेट से पहले आपके संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर ये क्लास तो यह बर्थडे स्पेशल क्लास है 21 अक्टूबर को, है ना, ठीक है भैया, देख लेना इसको भी। चलो आगे बात करें, यहां पर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी वाईटी स्पेशल की क्लास है 8 बजे, 8:45 डेली क्लास होती है। मैं मॉर्निंग में 8:45 में आपके सामने आता हूं सुबह, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए बेहतरीन क्लास में डेली लेकर के आ रहा हूं। ग्रामर के साथ साथ वो क्या हर चीजें कवर करा रहा हूं, तो आप वहां जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे बैच को आप देख लेना। इसके बाद ये आपका एनटीबीसी का बैच है जो कि फ्री वाईटी बैच है। ये सारे वाईटी बैचेस हैं, ये फ्री बैचेस हैं जो हम लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। एसएससी जीडी का बैच है, ठीक है। एसएससी जीडी में मेरी टाइमिंग अब चेंज हो गई है, तो मेरी टाइमिंग अब 4 बजे की जगह 3 बजे है, 3 PM पे, ठीक है भैया। अपडेटेड नहीं है, इसको करवा के लगवाता हूं मैं, ठीक। यूपी पुलिस दरोगा कांस्टेबल का आपका ये बैच चल रहा है। इसके बाद संभावित श्रृंखला भी हमारी चल रही है, 12 घंटे की जगह 8 घंटे हो चुकी है, बट वो चल रही है। एमटीएस की जो संभावित श्रृंखला है, 10 मिनट शो चल रहा है। आपको पता है कि हमारे भुवनेश्वर 10 मिनट शो लेकर के आते हैं रोज शाम 5:45 में। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर आपको मॉर्निंग 7 AM में आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का शो, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपको वैदिक मैथ्स सुबह मिलता है, सुबह 6 बजे, तो 6 AM पे भैया हरिओम शर्मा सर आपकी कैलकुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा आपके टीचर यहां पर काम कर रहे हैं आपके लिए, तो ये वैदिक मैथ्स का शो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ज्वाइन करना है, पीडीएफ के लिए, तो ये आपका पीडीएफ वगैरह के लिए ये पूरा सेशन हो जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, तो बेहतरीन आपको यहां पर कंटेंट आपको मिल जाएगा सारा टेलीग्राम के थ्रू। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के चैनल को भैया शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसे खूब शेयर करो, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाओ। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं एटलीस्ट उतना रिकॉग्निशन भी हमें मिलना चाहिए, तो जाओ इसको दबा के भैया शेयर करो, खूब शेयर करो, मन लगा के शेयर करो, बेहतरीन शेयर करो, ठीक है। इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। और शेयर करने के साथ साथ भैया सब्सक्राइब भी करवाओ, जितने बच्चों को शेयर करो उनसे बोलो कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते रहो, आपसे रेगुलर में मिलता रहूंगा। आज भी एमटीएस की क्लास जो होगी उसमें मुलाकात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।